हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल स्वागत। अनुमा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूं, इस खबर को किस तरह से आप ये देख रही हैं? क्या आपको लगता है ये खबर डराती है, चिंता पैदा करती है, ये खबर खतरनाक है और इस पर गौर करना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या क्या हो सकता है? जैसा कि सरकार का हम रुख देखते हैं उसके हिसाब से ये खबर जिसकी अभी ये फाइनल पुष्टि होना इस तरह से बाकी है कि सरकार की तरफ से उसका बयान आ जाए या कोई विज्ञप्ति आ जाए, तो उस तरह से वो बाकी है। लेकिन जिस तरह से सरकार का रुख हम देखते आए हैं उस हिसाब से कोई ऐसा हमको अलग से नहीं लगता, ऐसा हो सकता है और सरकार ऐसा कर सकती है। अब कुल मिला के जो हम कहानी क्या देखते हैं, जिस निगाह से मैं देखती हूँ, जैसे सेना में हमारे यहाँ पहले वरीयता का एक क्रम होता था, किसका सर्विस नंबर किधर है, कौन किससे कितने बैच जूनियर है या सीनियर है, तो उस हिसाब से हम 5 या 8 साल पहले ये बता सकते थे कि ये व्यक्ति इस तरह से आगे की तरफ जा रहा है, ये कोर्सेस कर चुका है, ये इसका प्रोफाइल बन रहा है, अगर ये इस समय सीएनसी बन जाता है तो ये अगला चीफ जरूर होगा, या इस समय अगर ये दूसरे इस विभाग में पहुंच जाता है तो वो चीफ जरूर होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि जो वायुसेना के चीफ हैं, जैसे एयर मार्शल सुरेश, उनको चीफ बनना था और एयर मार्शल भदौरिया को रिटायर होना था, लेकिन हमने क्या देखा कि एयर मार्शल सुरेश साहब जो हैं वो रिटायर हो गए और भदौरिया सर जिस दिन उनके रिटायरमेंट की आखिरी तारीख थी उस दिन चीफ बन गए। तो आपको इससे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि ये सरकार वरीयता का क्रम, वरिष्ठता का क्रम, बने हुए सिस्टम को तोड़ रही है और उससे हासिल क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पूरे तंत्र को अगर आप अस्त व्यस्त कर देते हैं, मेस में ले आते हैं, तो पीछे के बहुत सारे लोग अपनी पदोन्नति से, प्रमोशन से वंचित हो जाते हैं, जो कि इस केस में हम देख रहे हैं। जब तक संजय मिश्रा जी एक्सटेंशंस में रहे तो उनसे जो नीचे जूनियर्स थे, जो आगे चल के किसी ऊपर के पद पर जाते, चूंकि एक वैकेंसी वो रोक कर रखे हुए थे, तो वो बिना प्रमोट हुए ही रिटायर हो गए बहुत सारे लोग। तो यहां पर सरकार का एक तो यह है कि कंफर्ट लेवल, केवल एक संजय मिश्रा जी के ही साथ ऐसा नहीं है, अलग अलग कई विभागों पे इसकी रिपोर्ट है। लेकिन आज हमारा मुद्दा संजय मिश्रा है, जिनको 15 जुलाई को या शायद 11 जुलाई को 15 सितंबर तक का समय दिया गया था, और तब अमित शाह जी ने एक बात कही थी, उसको आप समझ लीजिए कि अगर तो वो चेतावनी थी तो जो उन्होंने कहा था वही सच हो रहा है। उन्होंने कहा था कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि वो उस समय चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा वो कुछ करने वाले हैं। क्योंकि अगर संजय मिश्रा जो कि रिटायर हो रहे थे, जो पहली बार सिर्फ एक इंटरिम डायरेक्टर की तरह 2018 में आए थे, फिर नवंबर 2021 में उनको फुल टाइम डायरेक्टर बना दिया, फिर एक एक्सटेंशन दे दिया नवंबर 2022 तक, और फिर नवंबर 2023 तक भी दे दिया था, जिसके ऊपर महुआ मोइत्रा और रणदीप सुरजेवाला जी जब कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया। और आपने जो कहा सुरखाब के पर, कि इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, और ये भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर मौजूद नहीं है तो उसके जगह में दूसरा व्यक्ति काम करता है, ये कौन सी बात होती है कि वो इररिप्लेसेबल हो जाता है। तो ये उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था। अब यहां आप देखिए कि संजय मिश्रा जी के समय में क्या हुआ, 3000 से ज्यादा जो भी रेड हुई, उसमें जितने भी है रेड हुई है उसका 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही गया। आपको जैसे आज आपने जिक्र किया कि आज भूपेश बघेल जी के ऊपर रेड हो रही है, हमारे जब 85वां महाधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उस दिन भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर पे ये छापे पड़े थे और उनके आसपास के करीबी लोगों के ऊपर ये हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक पहले का आपको बताना चाहती हूँ, आपको तो शायद मालूम होगा कि जब अटल बिहारी जी की सरकार थी तो एक विनिवेश घोटाला हुआ था जिसमें बहुत से गलत काम हुए थे। उसमें से एक लक्ष्मी विलास पैलेस जो उदयपुर में था, उसको ललित ग्रुप को सिर्फ 7.5 करोड़ में बेच दिया गया था, जिसका मूल्य 256 करोड़ रुपए पाया गया था। तो वो केस अभी दबा कर रखा गया है। और विश्व के बाकी जितने भी आंकड़े हैं उसमें आप देखिए हम नीचे ही गिरते जा रहे हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी का आंकड़ा हो, चाहे वो हैप्पीनेस का इंडेक्स हो, चाहे वो और किसी तरह का इस तरह का डेमोक्रेसी से रिलेटेड आंकड़ा हो।
तो उसमें हम नीचे गिरते जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल और केवल चुनाव सामने दिखता है, और बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित नहीं है। एक जानी दुश्मनी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। बीजेपी एक ऐसी व्यवस्था है जो नागरिक को गुलाम बनाना चाहती है। बीजेपी एक ऐसा विचार है जो तानाशाही और धूर्तता को प्रमोट करता है। एक ऐसा संगठन है जो रक्त पिपासु और अमानवीय कट्टरपंथियों को बढ़ावा देता है, और एक ऐसा आंदोलन है जो मनुष्य को ज़ॉम्बीज की भीड़ में बदल देता है। तो 2014 से पहले जिस तरह से ईडी या सीबीआई, वो अगर पार्टीवार अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अब जो हो रहा है केवल विपक्ष की पार्टियों पर हो रहा है। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और ये सबके सामने है। इस तरह की रणनीति बनाई जाए, उस पर वो खरे उतरे। अनुमा जी, मैंने अपने जो ओपनिंग रिमार्क था उसमें उसमें कहा था कि आपने देखा कि किस तरह से बनी बनाई जो गवर्नमेंट्स हैं उनको किस तरह से एक तरह से आप ये देखें कि गिराया गया, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर हम बात करें दूसरे और राज्यों की, 3 राज्यों की, कर्नाटका की हम बात करें। तो क्या आपको लग रहा है कि फिलहाल ये जो एक पटकथा लिखी जा रही है, ये जो फिलहाल सब कुछ किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले इलेक्शन के इर्द गिर्द ही किया जा रहा है? बहुत साफ दिख रहा है, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरएसएस को देखें तो क्या कभी किसी ने आरएसएस का चेक किया है कि कभी कुछ किसी ने ऑडिट किया हो, या अब जाके एक पीएम केयर फंड है उसका तो ऑडिट ही बंद है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब कुछ दिनों पहले सीएजी की रिपोर्ट में मैंने भारतमाला प्रोजेक्ट और आयुष्मान भारत और इवन गृह मंत्रालय में होते हुए भ्रष्टाचार की बात देखी, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि वहां पर भी इन्हीं के लोग बैठे हैं। अगर आप देखेंगे तो ईडी में इनके लोग हैं, सीएजी में उन्हीं के ही लोग हैं। पहले इतना ज्यादा सीएजी की रिपोर्ट आती थी जिस पे सरकारें पलट जाती थी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट भी बड़ा धीरे धीरे रुक रुक के एक आध कभी आती है। और उसके बाद आप देखिए कि एक तरफ न्यायपालिका का सारा महत्व ही खत्म करने की बात चल रही है। साजिश भी कह सकती हूँ मैं, साजिश ही कहना चाहती थी कि जब किरण रिजिजू जो थे वो न्याय मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जिस तरह का एक मुहिम शुरू की थी, और आज बुलडोजर का न्याय है उसी को न्याय माना जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, और एक कमाल की बात यह है कि अपने ही लोग लाकर, जैसे कि एक तानाशाह के पैटर्न्स होते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, कि उसके बहुत सारे इस तरह के होते हैं कि सारे जगह मेरा ही पहले बच्चों के लिए रोल मॉडल बनूं और खुद के कानून बनाओ, और आपके अनुयायी जो हैं वो आपको और प्रचारित करते हैं कि आप कितने अच्छे हो। जैसे मैं जितने भी टीवी डिबेट्स पर जाती हूँ तो बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी महामानव हैं, वो ईश्वर का दूसरा अवतार है। तो इस तरह से एक तरफ तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिमागों को प्रोपेगेंडा से कैप्चर किया जा रहा है, क्योंकि लोगों तक अगर सच पहुंचेगा तो तानाशाह का जो पूरी सत्ता है उसको थ्रेटन होता है। और ये कहावत उसे मालूम होती है तानाशाह को कि जिसका इतिहास पर काबू होगा उसी का भविष्य पर नियंत्रण होगा। और सब जगह सेंसरशिप है। आज आपका मीडिया बात कर रहा है, आपको क्या मालूम कल को आपके साथ भी सेंसरशिप हो जाए। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आज भी सच बोल पाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी किसी भी समय ये तलवार लटकती रहती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आम जनता के सामने, जिनको हम बुद्धिमान मानते हैं, जैसे कि एक हमने विवेक देबरॉय के बारे में पढ़ा और सुना, जो संविधान ही खत्म कर चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम संविधान नया लिखेंगे। इस तरह से पूरे बने हुए सिस्टम में एक तरह से अफरा तफरी मचाकर, और मुझे इस चीज का सबसे ज्यादा अफसोस इसलिए है कि पिछले कुछ सालों से डिफेंस परचेजेस में जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था उसका इस्तेमाल होना बंद हो गया है। जो भी पॉलिसीज बनी थी उनको धता बताकर कोई और काम होता है। किसान कानून के बारे में आपने देख लिया कि कोई शरद मराठे आता है, एक पेपर लिखता है जो कि टेक्नोक्रेट है, और उसका कोई खेती से लेना देना नहीं, और उसके कानून बन जाते हैं। तो जहां जहां सत्ता का हाथ डल रहा है वहां वहां सत्ता सिस्टम खत्म कर रही है।
और इसका खामियाजा पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। जैसे कि मेरी मित्र ने बहुत जो पहले कहा कि ये लोग जाने के लिए नहीं आए हैं, जिस तरह से ये आलीशान महल बना रहे हैं और बना के रह रहे हैं, और अमित शाह जो कह चुके हैं 50 साल तक, तो आप कोई भी जगह देख लीजिए और सबसे हमारी बड़ी धड़कती हुई नब्ज होता है संविधान। वैसे G20 के सामने इज्जत इसलिए मिलती है कि आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, आप ये कहते हैं, लेकिन उसी संविधान को बदलने की बात करने वाला बात करके खुला, और आज भी आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री का है। और इसी तरह से बाकी भी लोग जो प्रताड़ना करते हैं, या जो आपने देखा ब्रिजभूषण शरण सिंह की कहानी, आज भी मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है उसे हटाया नहीं गया है। तो ये सारे पैटर्न्स, और फिर ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ और सीवीसी, सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनको अपने ऊपर कब्जे में रखना ये सरकार चाहती है। और क्या कहा जाए, जो इनके साथ चला जाता है, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा हो गए, या नारायण राणे हो गए, या और लोग हो गए जो इनके साथ गए हैं, ये सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ हो जाते हैं। एक प्रवक्ता ने एक बार किया था कि अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की बात करूं, उसको लेकर सर्वे कराया गया और वहां पर भी क्लियर मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस की बनती हुई नजर आई। ऐसे में सरकार की ये भी घबराहट है अनुमा जी कि हम ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, जो शायद सोचा नहीं होगा कि वो दल जो एक दूसरे की काट करते आते थे, वो एक साथ एक मंच पर 26 दल आके खड़े होंगे। 2 मीटिंग्स हो चुकी है, तीसरी मीटिंग होने जा रही है। और अगर इन तमाम जो गठबंधन के जो दल है, ईडी, सीबीआई का, अगर इन लोगों को डर होता तो शायद ये एक प्लेटफॉर्म पर आते ही नहीं, क्योंकि सबका डर तो इन्हें दिखाया जा चुका है। उन्हें अंदाजा है कि जब ये इस तरह से आएंगे तो ये सब कुछ इनके साथ होगा। उसके बावजूद भी एकजुटता अभी तक तो नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम कवायद इस तरफ भी है कि एक बड़ा खेल जो है वो रचा जाए? एक चीज बहुत साफ साफ दिख रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो बहुत अच्छी चल रही है, और उसका खास कारण यह है कि वहाँ का जो लोकल तबका है, जो वहाँ के किसान हैं, जो वहाँ के वनवासी हैं, सारी योजनाएं भूपेश बघेल जी ने उन्हीं पर केंद्रित की हैं। और आपने सुना होगा कि वो 2 रुपए किलो गोबर खरीदते हैं, 4 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदते हैं, और इससे वो कंपोस्ट खाद बनाते हैं और एक पेस्टिसाइड बनाते हैं जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है। तो इस तरह से सरकार को अपने आप को रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है, जिसका पहले सरकार जो खरीदा करती थी, और उसके अलावा जो लोग हैं उनको भी उससे आमदनी हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में एक आत्माराम स्कूल भी खुले हुए हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहां भारतीय जनता पार्टी वैसे भी हारने वाली है और उनको अच्छी तरह से पता है, लेकिन जो कहते हैं भागते भूत की लंगोटी सही, तो उसी तरह से वो भूपेश बघेल जी के ऊपर चारों तरफ से प्रहार कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी के जो प्रशासन के 4 या 5 आईएएस पिछले 1 साल से जेल में है, उनमें से एक महिला है। तो हर तरह से दबाव बनाने की ये एक टेक्निक है। राजस्थान में आप देखिए, वहां पर भी चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया भी इनसे भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग दूर दूर दिखती हैं, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। और मध्य प्रदेश में जहां 50% कमीशन की सरकार एस्टैब्लिश हुई है, तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल है। आए दिन कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का पुराना नेता, जैसे कि जो कैलाश जोशी थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे दीपक जोशी बहुत पुराने थे, हेमंत लारिया, एक महिला हैं बालाघाट से अनुभा मुंजारे, और अभी कुछ दिन पहले समंदर पटेल, और 2-3 लोग बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ वो आके कांग्रेस में मिल रहे हैं। ये सारी चीजें, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी का वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि वो उनकी प्रयोगशाला है, लेकिन मध्य प्रदेश ने कई बार सभी को आश्चर्यचकित किया है। तो मध्य प्रदेश से भी ऐसा साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां से जा रही है, राजस्थान में आ नहीं रही, और छत्तीसगढ़ में तो असंभव है। ये सारी चीजें, क्योंकि जिस तोते की जान इसी चीज में हो कि उसे सत्ता चाहिए, वो हीरामन तोता, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं मिलेगी तो वो छटपटाती है, और उसके लिए फिर वो साम दाम दंड भेद जो भी करना चाहे करती है। और मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि एक छोटा मोटा एक तो नशा होता है, फिर फितूर होता है, उसके बाद वो
एक तरह से मनोरोग बन जाता है। तो वो मैं देख रही हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर सत्ता एक मनोरोग की तरह काबिज हो गई है और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए पूरा का पूरा तंत्र। और दिक्कत की बात यह है, आप शायद, मेरा ये एक पर्सनल दुख भी है कि जो प्रक्रियाएं बनती है ना, ये बरसों बरस में बनती हैं, लेकिन टूटते हुए कोई वक्त नहीं लगता। जैसे हमारे देश का जो एक फैब्रिक है, वो धार्मिकता जिसमें नहीं थी, जिसमें ये सांप्रदायिकता नहीं थी, जिसमें केवल धर्मनिरपेक्षता थी, पंथ निरपेक्षता थी, उसको बनते बनते कितना वक्त लगा था, लेकिन तोड़ते तोड़ते तो ये 8 साल में इन्होंने बहुत कुछ तोड़ दिया है। जैसे कि कोई कंक्रीट की बिल्डिंग या घर या मूर्ति जो आपने देखा ये बनाते हैं, चाइना से लेकर बनाते हैं, उसको बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन एक देश को बनाने में वक्त लगता है। और उस वक्त को लगा के जो हम आज यहाँ तक पहुंचे, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार तबाह कर रही है। और जैसा कि मैंने एक पहले आपसे कभी कहा था कि उसमें हमारा फौजियों का, पूर्व फौजियों का एक तबका जो कि बहुत ज्यादा उनका भक्त की तरह हो गया, और अब जो बदल रहा है, ऑफ कोर्स अब वो समझ रहे हैं, लेकिन हुजूर आते आते देर कर दी वाली बात नहीं हो जानी बहुत चाहिए। देर कर दो। जी जी, जाहिर सी बात है। और ये भी अभी